नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एयरपोर्टल कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। अगर हम पिछली कक्षा की बात करें तो शायद पिछली क्लास में हमने भारत के संवैधानिक विकास पार्ट 2 के बारे में चर्चाएं की थी। अब संवैधानिक विकास पार्ट 2 के बारे में जब चर्चा की तो हमने सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम जिसके अंतर्गत है भारत शासन अधिनियम 1909, जिसे पार्लियामेंट सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इसी तरीके से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 या भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण अधिनियम है वो 1935 का अधिनियम। तो पिछली कक्षा में हम 1919 के अधिनियम तक चर्चा कर चुके थे। एक बार ब्रीफली अगर हम इसका वापस डिस्कशन करें तो हम 1919 के अधिनियम की जो महत्वपूर्ण विशेषता है उनको अभी यहाँ राइट डाउन करेंगे और उनके बाद में उनसे आगे की चीज़ों को ऐड करके समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से 1919 के अधिनियम की कई जो एस्पेक्ट्स हैं, कई जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो 1935 के अधिनियम में इंक्लूड की गई और कई जो चीज़ें हैं वो नए तरीके से इसमें शामिल की गई। तो एक बार अगर हम 1919 के अधिनियम की पुनः चर्चा करें तो 1919 के अधिनियम की मुख्य विशेषताएं वैसे इसको उपनाम के तौर पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम की वो उस वक्त के ब्रिटिश भारत के दो महत्वपूर्ण अधिकारी भारत सचिव व भारत में वायसराय के नाम पर इसका नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पड़ा। तो इसकी अगर हम विशेषताओं की बात करें, मुख्य विशेषताएं, तो इसमें पहला जो इसकी पहली विशेषता थी वो ये थी कि सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार। अब जो 1909 का अधिनियम था जो भारत और पाकिस्तान की जो मेन नींव पड़ी थी या जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जो चलन हुआ था उसको अब थोड़ा सा विस्तृत कर दिया गया। अब ये जो विस्तार दिया गया था वो किस किस के लिए दिया गया था? भारतीय ईसाई के साथ साथ यूरोपियन के साथ साथ एंग्लो इंडियन और सिख जो कम्युनिटी थी या सिख धर्म के जो लोग थे उनके लिए इस निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया। या हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी, मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि ये जो चीजें हैं ये निर्वाचन मंडल था, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया था, ना कि आरक्षण का। आरक्षण वो चीज होती है जिसमें जो सीट है वो किसी कम्युनिटी विशेष के लिए आरक्षित कर दी जाती है। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो चाहे एक ये वर्ग रहा होगा, दूसरा ये वर्ग रहा होगा, तीसरा ये वर्ग रहा होगा और चौथा जो भारत का एक मूल वर्ग था, इन चार वर्गों को अतिरिक्त सुविधाएं दी गई और जिसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि जब जब इन लोगों का निर्वाचन होगा तो उनमें मतदान करने वाले लोग भी इसी कम्युनिटी से होंगे। मैं एक बार पुनः स्पष्ट कर देता हूं, अगर कोई सिख कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है तो वहां जो मतदान देने वाले हैं या जो मतदाता है वो केवल सिख ही होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वहां और कोई कम्युनिटी नहीं रहती, वहां बहुत ज्यादा कम्युनिटी रहती है, वहां मुसलमान भी रहते हैं, वहां भारतीय हिंदू भी रहते हैं, लेकिन उन लोगों को इस प्रकार के निर्वाचन मंडल में मतदान देने का अधिकार नहीं था। ये 1919 के अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी, पहली विशेषता थी। अगर हम इसकी दूसरी विशेषताओं के बारे में चर्चा करें तो दूसरी विशेषता के अंतर्गत इसमें था कि लोक सेवा आयोग का गठन, लोक सेवा आयोग का गठन। अब लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में हमने स्पष्ट किया था कि 1923 के अंदर एक आयोग बना जिसे हम कह सकते हैं ली आयोग, और इसी ली आयोग की सिफारिश के आधार पर लोक सेवा आयोग की अगर हम बात करें तो 1926 के अंदर स्थापित हुई। और 1926 के अंदर जो स्थापित हुई वो आज की जो यूपीएससी है उसकी जगह सेंट्रल का मतलब केंद्रीय पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी, सीपीएससी का गठन किया गया, ना कि यूपीएससी, ना कि एफपीएससी, फेडरेशन पब्लिक सर्विस कमीशन का नहीं, सीपीएससी का गठन किया गया था। इसकी जो एक महत्वपूर्ण विशेषता थी जो हमने पिछली कक्षा में चर्चा नहीं की थी वो था प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन।
अब प्रांतों में द्वैध शासन की जो विचारधारा का प्रतिपादन किया था वो डायरकी का सिद्धांत था, या ये क्वेश्चन बहुत बार पुट अप किया गया है। यदि राजस्थान के व्यू से अगर हम किसी कंपटीशन की बात करें तो उस प्रकार के कंपटीशन में इस प्रश्न की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्जाम है उसमें ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि द्वैध शासक का प्रणेता कौन था या द्वैध शासक का जनक। तो डायरकी नाम का जो एक विद्वान था, अंग्रेज विद्वान, उसने इस द्वैध शासन की सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब अगर हम बात करें प्रांतों में द्वैध शासन, तो यहाँ ये प्रश्न पुट अप होता है, ये द्वैध शासन होता क्या है। देखिए, इसकी पृष्ठभूमि समझने के लिए द्वैध शासन का मतलब ये है कि द्वैध शासन, जैसे मान लीजिए शासन करने के लिए ब्रिटिश सरकार के पास 100 विषय हैं। अब ये अखिल भारतीय स्तर पर 100 विषय है जिसमें प्रांतों की भूमिका रहने वाली है, इसके साथ साथ वायसराय या गवर्नर जनरल के पास भी पावर रहने वाले हैं। अगर हम इन 100 विषयों को डिवाइड कर दें तो जिस तरीके से देखिए हमने इनको 2 भागों में बांट दिया। फॉर एग्जांपल, मैं ये नहीं कह रहा कि उस दौरान 100 विषय थे, उदाहरण के तौर पर हम इस चीज को ले रहे हैं कि जैसे मान लीजिए शासन करने के लिए 100 विषय है, उसमें से 60 विषय है वो डायरेक्ट वायसराय या गवर्नर जनरल के पास चले गए, जो वहां की केंद्रीय जो हम कह सकते हैं संसद का स्वरूप था उसके पास चले गए, और उसमें से 40 विषय जो हैं वो प्रांतों के पास रहे। तो 40 विषय प्रांत के पास है और 60 विषय केंद्र के पास है। अब अगर हम द्वैध शासन की बात करें तो द्वैध शासन में स्पष्ट लिखा गया है प्रांतों में द्वैध शासन, क्योंकि द्वैध शासन प्रांतों में था, तो इसका मतलब है केंद्र से कोई मतलब है ही नहीं, तो केंद्र का यहाँ ये अगला विभाजन होगा नहीं, लोप हो जाएगा। अब ये जो 40 विषय हैं इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक भाग है उसे आरक्षित विषय कहा गया, दूसरा भाग है वो हस्तांतरित विषय कहा गया। तो आरक्षित विषय और दूसरे जो विषय है वो हस्तांतरित। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हस्तांतरित विषय है वो जो प्रांतों की आज की विधानसभा या विधानमंडल का जो प्रारूप है उस प्रकार की कोई संस्था थी उसके पास थे, और ये आरक्षित विषय प्रांतों के गवर्नर के पास थे। अब देखिए, इसका एक शानदार प्रश्न जो आज तक के कंपटीशन में बड़ा नहीं है, लेकिन अगर बने तो हम इस तरीके से पूछ सकते हैं कि 1919 के अधिनियम में आरक्षित विषय किसके पास थे। मेरा प्रश्न गौर से सुनना आपने, 1919 के अधिनियम में आरक्षित विषय किसके पास थे। अब आरक्षित विषय की बात करें तो पहला गवर्नर जनरल या वाइसराय, दूसरा केंद्रीय व्यवस्थापिका, तीसरा गवर्नर और चौथा प्रांतीय व्यवस्थापिका। तो अपना उत्तर है वो होगा गवर्नर, क्योंकि भारत सरकार के संदर्भ में अगर हम देखें तो वहां गवर्नर जनरल का पद था, या हम ये कह सकते हैं वाइसराय का पद था, जबकि प्रांतों के अंदर ये जो आरक्षित विषय है वो गवर्नर के पास थे। मतलब ये जो केंद्र का गवर्नर जनरल है वो आज का भारत का राष्ट्रपति के बराबर की भूमिका में था, और जो प्रांतों का गवर्नर है वो आज के भारत के राज्यपाल जो है अलग अलग राज्यों के अंदर उनकी भूमिकाओं के अंदर थे। तो यहाँ ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, अभी के कंपटीशन में किसी में पूछा नहीं गया, लेकिन बहुत शानदार क्वेश्चन बन सकता है कि 1919 के अधिनियम में आरक्षित विषय हैं वो किसके पास थे। तो आरक्षित विषय है वो हम ये कह सकते हैं प्रांतों के गवर्नर के पास थे, और हस्तांतरित है वो प्रांतीय व्यवस्थापिका थी, जो भी पैटर्न उस वक्त बनाया गया था उसके पास है। तो इस तरीके से ये 1919 के अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता है। अब 1919 का अधिनियम जब बना तो इनमें ये कहा गया कि एक आयोग बनाया जाएगा, और इस ये अधिनियम को जब लागू होने के बाद में 10 वर्ष हो जाएंगे तो उनकी समीक्षा करने के लिए एक आयोग बनाया जाएगा, और वो आयोग ये देखेगा कि ये अधिनियम कहां तक सफल हुआ, इसमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनमें ज्यादा सुधार किया जा सकता है, और उसी के बल पर जो अगला अधिनियम लाए जाने का प्रावधान रखा गया था। अब देखिए, जब हम इसके बाद में महत्वपूर्ण किसी इंसिडेंट या घटना का जिक्र करते हैं तो वह 1935 का अधिनियम। लेकिन 1935 के अधिनियम से पहले हमें कुछ एक चीज जो है वो समझनी होगी कि उस दौरान देश में चल क्या रहा था। तो 1935 का अधिनियम प्रारंभ करने से पहले हम इसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे। तो देखिए, अगला जो है वो हम पढ़ेंगे 1935 का अधिनियम। अब 1935 का अधिनियम जिस वक्त प्रारूप में आया उससे पहले और 1919 के अधिनियम के लागू होने के बाद में जो बीच का 14 साल का टाइम था, उस समय देश में अनेक प्रकार की क्रांतिकारी घटनाएं हुई,
और उन्हीं क्रांतिकारी घटनाओं के दम पर या उन्हीं क्रांतिकारी घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए अगला जो 1935 के अधिनियम का खाका खींचा गया, तो उसके स्वरूप में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया। मतलब 1935 का अधिनियम है वो 1919 के अधिनियम से बहुत ज्यादा विस्तृत था, अलग रूप में था, और आज तक के भारत सरकार के जो अधिनियम है उनमें ये सबसे बड़ा था। तो 1935 के अधिनियम से पहले अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें तो देखिए 1923 में एक पार्टी बनी, स्वराज पार्टी, जिसमें मोतीलाल नेहरू की उल्लेखनीय भूमिका थी और स्वराज पार्टी की विचारधारा जो है वो अलग थी। इसके बाद में अगर हम बात करें तो एक क्रांतिकारी संगठन बना 1925 में, HSRA। ये लोग ज्यादातर हिंसक गतिविधियों में विश्वास रखते थे। इनमें जो महात्मा गांधी की पॉलिसी चलती थी अहिंसा की, उसके एकदम विरोधी विचारधारा का फॉलो किया जाता था। या मतलब ये लोग चाहते थे कि अगर भारत में आजादी आएगी तो वो केवल गोली और लाठी के दम पर आ सकती है, बातचीत करने के तरीके से भारत में आजादी प्राप्त नहीं की जा सकती। अब इसके बाद में अगर हम पढ़े तो सबसे महत्वपूर्ण इंसिडेंट है वो है 1927 का साइमन कमीशन। साइमन कमीशन अब साइमन कमीशन की अगर हम बात करें तो साइमन कमीशन ये वही वैधानिक निकाय था जो 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए 10 वर्ष बाद गठित करने के बारे में चर्चा की गई थी, और इसका जो खाका है वो 1919 के अधिनियम में पूर्वोत्तर सरकार ने खींच दिया था। लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी कि 1921 में जब 1919 का अधिनियम लागू हुआ तो उसके अगर हम 10 साल बाद की बात करें तो शायद ये वर्ष 1931 था, लेकिन 1931 से पहले ही 1927 में इस कमीशन का गठन किया गया। जॉन साइमन की अध्यक्षता के अंदर साइमन कमीशन गठित किया गया। इसे श्वेत कमीशन भी कहते हैं। और ये जो कमीशन गठित किया गया इसमें इसका अखिल भारतीय स्तर पर विरोध हुआ, और विरोध का सबसे बड़ा जो कारण था वो था कि सारे मेंबर अंग्रेज होना, ऑल मेंबर ब्रिटिश। और मेंबर कॉम्प्लेक्स हुआ, मतलब सारे मेंबर्स जो थे उन मेंबर्स की सदस्यता से लेके विवाद उत्पन्न हुआ था, और जिसका भारत में जब ये विजिट करने के लिए आया तो भारत में इसका बहुत व्यापक विद्रोह हुआ। और लाला लाजपत राय की शहादत के बारे में आप सारे लोग जानते हो कि किस तरीके से लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज किया गया, जिसकी संघातिक चोट की वजह से बाद में उन्हें अपने जीवन की बलि देनी पड़ी। तो ये जो सारी घटनाएं हैं वो साइमन कमीशन के विरोध के लिए थी। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि साइमन कमीशन में जो 7 सदस्य थे, टोटल 7 मेंबर्स थे और सारे के सारे ब्रिटिश थे। ये जो ब्रिटिश सदस्य है इनको क्यों शामिल किया गया? ऐसा क्या कारण था कि साइमन कमीशन का गठन किया गया भारत के लिए, जबकि सारे के सारे सदस्य जो हैं वो अंग्रेज थे? देखिए मित्रों, इसके लिए एक सबसे बड़ी जो कारण था वो ये था, भारत में एकजुटता का अभाव। एकजुटता का अभाव, भारत में एकजुटता का अभाव। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि एक तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक नहीं थे। अब अगर इस वक्त की बात करें 1927 तब तक के लिए मुस्लिम लीग में जिन्ना का प्रभुत्व आ चुका था, और मोहम्मद अली जिन्ना जो है उनके कांग्रेस के जो लोग थे या कांग्रेस के जो बॉर्डर लाइन के जो फ्रंट लाइन के जो लोग थे उनके साथ उनकी विचारधाराएं वो सेट नहीं बैठती थी। वो हम ये कह सकते हैं कि उनको एक मुस्लिम कंट्री बनाने की एक ललक मन में जाग चुकी थी। यद्यपि तब तक पाकिस्तान का स्वरूप नहीं तय हुआ था, लेकिन मोहम्मद जिन्ना की वजह से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अंदर एकजुटता नहीं थी। मुस्लिम लीग वर्सेस कांग्रेस। दूसरा, साइमन कमीशन में केवल और केवल अंग्रेज लोगों को शामिल करने के पीछे एक कारण और भी था, और वो ये था अंग्रेजों की भारतीयों के प्रति हिंसाजनक सोच। हिंसाजनक सोच का मतलब ये है, अंग्रेज लोग ये सोचते थे कि संविधान जैसे बेसिक्स जो इश्यू है, मतलब ये जो हम ये कह सकते हैं आधुनिक विषय जो है, इसकी समझ केवल और केवल अंग्रेजों के पास ही है। भारतीयों के पास ऐसी सोच है नहीं। मतलब भारतीय लोग इतने ज्यादा एडवांस नहीं है कि वो संविधान जैसी किसी चीज के बारे में सोच सके या उसका विचार कर सके। या जो 1919 का अधिनियम जो था
उसकी यहाँ तक समीक्षा कर सके। ये इस प्रकार की उनकी ये सोच थी, जिस वजह से 7 जो लोग हैं वो केवल और केवल ब्रिटिश थे, अंग्रेज लोगों को शामिल किया गया, इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। अब स्वाभाविक बात थी कि जब फरवरी 1928 के अंदर साइमन कमीशन भारत में आया तो उसका पूरे भारत में व्यापक विद्रोह हुआ, उसे काले झंडे दिखाए गए, उसका बहिष्कार किया गया, और जहां जहां वो भारत और आज के जो पाकिस्तान या फिर हम बांग्लादेश जो कुछ भी कहे, इस किसी भी क्षेत्र में से गुजरा, कोई सा भी क्षेत्र ऐसा नहीं था कि जहां इसका सहयोग किया गया हो, मतलब हर जगह इनका विद्रोह किया गया। अब साइमन कमीशन ने 2 दौरे किए भारत में, और 2 दौरों के बाद में और उन्होंने 1935 के अधिनियम की रूपरेखा तैयार की। अब अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो देखिए 1929 का कांग्रेस अधिवेशन, 1929 का कांग्रेस अधिवेशन, और इससे पहले भी एक घटना हुई थी जिसे 1928 की नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। नेहरू रिपोर्ट, और इसके साथ साथ 14 सूत्रीय मांग, 14 सूत्रीय मांग, और ये 14 सूत्रीय मांग थी वो मुस्लिम लीग की थी, मोहम्मद अली जिन्ना की। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि ये जो साइमन कमीशन था, इसका जब बार बार में विरोध किया गया तो उस वक्त अंग्रेज सरकार ने भारतीयों को चुनौती दी कि आप भारतीय लोग मिलके और ऐसा संविधान बनाए जिसे भारत में सारे लोग स्वीकार कर सकें। तो भारतीयों ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए और एक संविधान का रूपरेखा प्रस्तुत की, और जिसे ही जो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। अब ये घटना हुई 1928 में। अब ये जो नेहरू रिपोर्ट थी वो भारत के भारतीयों के द्वारा विकसित एक संविधान ही था, परंतु इसमें समस्या ये आ गई कि उसके अंतर्गत अब नेहरू रिपोर्ट जो तैयार हुई उसके आगे जाके, या मतलब उसके विद्रोह के अंदर, और जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांग उठाई, कहने का मतलब वो नेहरू रिपोर्ट से सहमत नहीं थे, या उन्होंने उस संविधान को स्वीकार नहीं किया। और अब ये जो चीज आई कि एक जगह 14 सूत्रीय मांग उठी और दूसरी जगह नेहरू रिपोर्ट, तो अंग्रेजों को बहाना मिल गया, या हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो फूट थी उसका अंग्रेजों ने बेनिफिट उठाया, और अंग्रेजों ने हमारी एकजुटता पर प्रश्न चिन्ह उठाते हुए कहा कि आपके द्वारा जो तैयार किया गया संविधान है वो खुद भारतीय ही स्वीकार नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये है, वही बात कि भारतीयों को संविधान के बारे में समझ नहीं है, और संविधान जो है वो अगला अधिनियम है वो अंग्रेज सरकार की बनाएगी। तो इस तरीके से मुस्लिम लीग और कांग्रेस, या हम ये कह सकते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना की जिद की वजह से और भारतीयों के द्वारा जो संविधान बनाया गया था, जिसे हम इतिहास में नेहरू रिपोर्ट के तौर पर पढ़ते, वो प्रिंसिपल सक्सेस नहीं हो गया, और उसके बाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अब कांग्रेस का ये जो अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग उठाई गई। अब देखिए यहाँ अगर हम नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो वहां उत्तरदायी शासन ही था, जबकि यहाँ कांग्रेस के इसके 1 साल बाद ये अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जो मोतीलाल नेहरू के बेटे थे, और उन्होंने 1 साल के अंदर ही पूर्ण स्वराज्य की मांग उठा दी। और पूर्ण स्वराज्य की मांग उठाने के साथ साथ 26 जनवरी 1930 को, या प्रति वर्ष 26 जनवरी को भारत का स्वतंत्रता दिवस भी घोषित कर दिया। तो कहने का मतलब ये जो नेहरू रिपोर्ट में जो इवेंट्स शामिल किए गए थे, उन इवेंट्स के एकदम उल्टी चीजें जो है, या हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा उग्र रूप या मॉडिफाइड रूप कांग्रेस का है, वो 1929 के अधिनियम में स्पष्ट हो गया। अब स्पष्ट हो गया तो इस वजह से अंग्रेज सरकार ने भारतीयों को संविधान बनाए जाने की शक्ति हाथ में देने की बजाय अगला जो अधिनियम है वो खुद ही लेके आए, जिसे 1935 का अधिनियम कहते हैं। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो उसके बाद में 1930, 31 और 32 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, और 3 गोलमेज सम्मेलन होने के बाद इसके साथ साथ यहाँ अंबेडकर के द्वारा जो दलित कम्युनिटी थी, या हमारे जो एससी या एसटी वर्ग के, जो वर्तमान का एससी या एसटी शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, उनके लिए एक स्पेशल आवाज उठाई गई, और जिसके लिए एक पैक्ट हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, जो महात्मा गांधी व अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ। तो ये भी एक चीज थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ये पूना पैक्ट जो है वो भी 1919 के अधिनियम और 1909 के सांप्रदायिक निर्वाचन जो मंडल था, वैसी ही समस्या पैदा करने के लिए ये आवाज उठाई जा रही थी, क्योंकि उन्होंने भी ये जो दलित लोग हैं उन्हें एक अलग धर्म का दर्जा देने के लिए जिद पकड़ रखी थी अंबेडकर ने, और उन्होंने ये कहा कि इनके लिए भी अलग से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाए।
तो इस तरीके से देश को फूट से बचाने के लिए महात्मा गांधी ने ये जो अपने दलित लोग हैं उनको हिंदुओं का ये एक अंग मानते हुए और पुनः पैक्ट करने का मतलब पुनः समझौता करवाया। ये उस दौरान गांधी जी यरवदा जेल के अंदर बंद थे और इसी बीच में गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ या गांधी इरविन समझौता भी हुआ लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच में, जिसकी वजह से सारे जो क्रांतिकारी है उनको रिहा करने की बात की गई। और इसके साथ साथ कांग्रेस ने अंग्रेजों की ये मांग भी स्वीकार कर ली कि वो गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लेगी। और इसके साथ साथ इसके समांतर ही एक नया आंदोलन चल रहा था जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन बोला जाता है, जो गांधी जी के दांडी मार्च से शुरू हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब ये जो सारी घटनाएं थी, इन घटनाओं की वजह से और जो 1935 का अधिनियम जो आया, उस 1935 के अधिनियम में कई सारी नवीन चीजें शामिल करके, क्योंकि ये ऐसी घटनाएं थी जो 1919 की पृष्ठभूमि थी, उससे 1935 के अधिनियम की पृष्ठभूमि एकदम अलग हो गई थी। कई प्रकार के वर्ग बन गए थे भारत में, कई प्रकार की डिमांड्स आने लगी थी। तो अंग्रेजों के सामने एक बड़ी चुनौती बढ़ गई कि किस तरीके से ये जो मांगे उठ रही है उनका निस्तारण किया जाए और भारतीय लोगों को ये आश्वासन दिया जाए कि हाँ, अंग्रेज सरकार है वो आपकी आजादी के पक्ष में काम कर रही है। तो अब इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए और अंग्रेज सरकार वो 1935 का अधिनियम लेके, 1935 का अधिनियम जो है वो अंग्रेज सरकार का आज तक का भारत का सबसे बड़ा अधिनियम था, जिसमें बहुत सारी धाराएं थी, जिसमें बहुत सारी अनुसूचियां थी। और इस बात का भी ध्यान रखें कि हमारा जो वर्तमान संविधान है उस संविधान पर जो पूरी की पूरी छाया परिलक्षित होती है वो 1935 के अधिनियम की है। तो यहाँ हम 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषताएं जो है, उसके अंतर्गत पहली विशेषता है केंद्र में द्वैध शासन। अब देखिए अगर हम द्वैध शासन या भारतीय संघवाद की बात करें, जो फेडरल सिस्टम है भारत का, तो उसकी जो नींव है वो 1919 में पड़ गई थी, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन है वो 1935 के अंदर। तो पहली जो विशेषता इसकी है केंद्र में द्वैध शासन। अब द्वैध शासन वही डायरकी के द्वारा जो प्रिंसिपल दिया गया था कि जो विषय हैं, केंद्र के जो विषय हैं उनको दो भागों में बांट दिया गया, एक हस्तांतरित विषय और दूसरे जो है वो आरक्षित। अब आरक्षित विषय हैं वो वायसराय के द्वारा अपने पास रखे गए, या हम इसे गवर्नर जनरल भी कह सकते हैं, और हस्तांतरित विषय हैं ये केंद्रीय व्यवस्थापिका को सौंपे गए। और मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि यहाँ जो केंद्रीय व्यवस्थापिका है उसका स्वरूप वो दो सदनीय हो चुकी थी, द्विसदनीय हो चुकी थी, उसमें दो सदन है उनकी व्यवस्था की जा चुकी थी। ठीक है, तो अब ये 1919 का अधिनियम है, उसमें प्रांतों में द्वैध शासन था, जबकि 1935 के अधिनियम की पहली विशेषता है वो केंद्र में द्वैध शासन के अंतर्गत थी। दूसरी अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो देखिए यहाँ आके देशी भारत और अंग्रेज भारत का जो अंतर है वो थोड़ा सा कम किया गया। यद्यपि पूर्णतः उसको खत्म नहीं किया गया, लेकिन अंतर कम किया गया, क्योंकि दूसरी विशेषता के अंतर्गत अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ का निर्माण। अब इस बात को समझे, हम पिछली क्लास में भी हम चर्चा कर रहे थे कि उस दौरान भारत है वो दो प्रकार का था, एक अंग्रेज भारत है और दूसरा जो है वो देशी भारत है। अब अंग्रेजों ने इन देशी शासकों को, इन देशी रियासतों को ये कहा कि आप जो है वो एक संघ के रूप में कन्वर्ट हो जाइए। कहने का मतलब आप अपनी राजशाही को छोड़ के और हम ये जो संघ का निर्माण कर रहे हैं उस संघ के अंदर शामिल हो जाइए। अब ये सीधी सी बात है कि उस अखिल भारतीय संघ का निर्माण करने का जो प्रावधान किया गया उसमें बर्मा जो राष्ट्र आज का जो म्यांमार है उसे बाहर किया गया और भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान का एक संघ बनाया गया। लेकिन ये जो योजना है ये सफल नहीं हुई, और सफल नहीं होने के पीछे कारण ये था कि बहुत सारे राजा रजवाड़ों ने अपना जो स्वाभिमान है या अपना जो स्टेटस सिंबल था उसको त्यागने से मना कर दिया, और वो जो अंग्रेज भारत और देशी भारत का एक संघ है वो कन्वर्ट नहीं हो उसका। तो दूसरी जो इसकी विशेषता है वो अखिल भारतीय संघ है। अब इसकी तीसरी जो विशेषता है, यहाँ से प्रश्न आने की सबसे ज्यादा संभावना है, वो ये है कई अखिल भारतीय संस्थाओं का गठन।
कई अखिल भारतीय संस्थाओं का गठन। अब अखिल भारतीय संस्थाओं के गठन की अगर हम बात करें तो पहली जो संस्था थी वो थी आरबीआई। एक नंबर संस्था आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का गठन किया गया, एक केंद्रीय बैंक का गठन किया गया। दूसरी जो विशेषता है वो है फेडरल कोर्ट। दिल्ली के अंदर एक फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अब इस कॉन्सेप्ट को भी मित्रों थोड़ा सा समझ लें। संघीय न्यायालय, अगर मैं यहां कहूं कि 1935 के अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई या सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया तो वो पूर्णतः गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं था, सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, जबकि संघीय न्यायालय था। इन दोनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट वर्सेज फेडरल कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय वर्सेज संघीय न्यायालय के अंदर अंतर समझने की कोशिश करें कि इनके अंदर अंतर क्या है। कि 1935 के अधिनियम में संघीय न्यायालय का गठन किया गया था, ना कि सर्वोच्च न्यायालय का। देखिए, सुप्रीम कोर्ट वो संस्था होती है कि जिस कोर्ट के फैसले का आगे रिव्यू पिटीशन जिस कोर्ट के फैसले के और आगे जो सुनवाई या आगे अपील नहीं की जा सकती। जैसे मान लीजिए अगर आज के दिन अगर हम भारत की न्यायिक पद्धति की बात करें तो ये 3 चरण में, अधीनस्थ न्यायालय से उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय। अब अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई डिसीजन दे दिया तो फांसी की सजा को छोड़ के शायद ही किसी मामले के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की दी गई जो सजा है या दिया गया जो फैसला है उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। जबकि ये जो फेडरल कोर्ट था, संघीय न्यायालय था, उसके विरुद्ध भी लंदन की प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। ये जो फेडरल कोर्ट अगर कोई अपना डिसीजन दे देता उसके विरुद्ध प्रिवी काउंसिल नाम की एक संस्था थी और ये प्रिवी काउंसिल है ये लंदन के अंदर पड़ती थी, जबकि संघीय न्यायालय है वो दिल्ली के अंदर था। तो प्रिवी काउंसिल के अंदर अपील की जा सकती थी। तो कहने का मतलब ये है कि इस कोर्ट को पूरी स्वायत्तता थी नहीं। जबकि आज का जो अपना सर्वोच्च न्यायालय है उसके फैसले के विरुद्ध कहीं पर भी अपील नहीं की जा सकती है। तो इसका मतलब ये है कि आज के सुप्रीम कोर्ट को पूरी स्वायत्तता है, जबकि फेडरल कोर्ट को उस दौरान स्वायत्तता थी नहीं। स्वायत्तता किसको थी? प्रिवी काउंसिल को थी। और इसी कारण सर्वोच्च न्यायालय का नाम सर्वोच्च न्यायालय, जबकि इस प्रकार के न्यायालय का नाम संघीय न्यायालय है। या फेडरल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर यही अंतर है। तो अखिल भारतीय संस्थाओं के गठन के अंदर एक नंबर आरबीआई होगी, दूसरी होगी फेडरल कोर्ट। तीसरी अगर हम संस्थाओं की बात करें तो जेपीएससी और एफपीएससी, इनका गठन किया गया। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन और इसके साथ साथ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ध्यान दें, यहां हमने 1923 में ली आयोग या 1926 के अंदर सीपीएससी की बात की या लोक सेवा आयोग की बात की, वो 1919 के अधिनियम में गठित किया गया था। लेकिन यहाँ इसका प्रारूप बदल दिया। अब जेपीएससी था अगर कोई 2 प्रांत है और वहां की सिविल सेवाओं से संबंधित कोई भर्ती एजेंसी है, 2 प्रांतों की एक जो एजेंसी है उसे जेपीएससी बोला जाता था और पूरे जो देश की है उसे एफपीएससी बोला जाता था। अब देखिए यहाँ अगर हम थोड़ा सा चेंज करके इनको समझने की कोशिश करें, ये 1919 का सीपीएससी और एक वर्तमान की यूपीएससी, इनकी अगर हम बात करें तो ये 4 शब्द हो गए और ये जो चारों हैं वो पूर्णतः अलग अलग है, एक चीज नहीं है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, संघीय लोक सेवा आयोग। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट का मतलब संयुक्त लोक सेवा आयोग। सीपीएससी, केंद्रीय पब्लिक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, केंद्रीय लोक सेवा आयोग। और यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे संघ लोक सेवा आयोग बोला जाता है। अब ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वो वर्तमान स्वरूप है। ये केंद्र से संबंधित जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनसे उनकी भर्ती करने का काम करती है। इसके साथ साथ राज्यों के द्वारा कहे जाने पर राज्यों की भर्ती जो है, या जिस तरीके से राजस्थान में आरएएस या हरियाणा के अंदर वहां की जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उनसे संबंधित भर्ती भी आयोजित कर सकती है। सीपीएससी वो संस्था थी जो 1919 के अधिनियम के अनुसार ली आयोग बना 1923 में, और ली आयोग बनने के बाद में 1926 में इसका गठन किया गया। अगर हम जेपीएससी की बात करें तो जेपीएससी का स्वरूप है वो हम प्रांतीय कह सकते हैं या स्टेट लेवल तक कह सकते हैं। ये जो 2 स्टेट हैं उन दोनों स्टेटों की ज्वाइंट्स होती हैं। और एफपीएससी की बात करें तो जिस तरीके से सीपीएससी है
वो 1919 के अधिनियम में बनी, वो केंद्र और राज्य, मेरी बात को समझने की कोशिश करना आप सारे लोग। 1919 के अधिनियम में जिस सीपीएससी का गठन किया गया वो केंद्र और राज्य दोनों की सेवाओं की भर्ती करने का काम करती थी, जबकि एफपीएससी है वो केवल और केवल केंद्र की भर्ती करने का काम करती है, और यूपीएससी है वो केंद्र के साथ साथ राज्यों की भी भर्ती करने का काम करती है, लेकिन वो राज्यों के आग्रह पर ऐसा करेगी, मतलब खुद शुरुआत करके और इस प्रकार का काम नहीं कर सकती। हाँ, वो राज्य के लोक सेवा आयोग है उनको सुझाव दे सकती है, सलाह दे सकती है, उनका जो स्वरूप चेंज करने के लिए प्रावधान कर सकती है। और सीपीएससी केंद्र और राज्य दोनों के लिए है। जेपीएससी इसका स्वरूप केवल राज्य स्तर पर है, लेकिन ये एक राज्य के बजाय कई सारे राज्यों के लिए भर्तियां करवाने का काम करती है। तो अगर हम 1935 के अधिनियम की बात करें तो इसकी जो तीसरी महत्वपूर्ण संस्था है 1935 के अधिनियम में, उनमें ये दो संस्थाएं थी, जेपीएससी और एफपीएससी, इसका भी गठन किया गया। और इसके साथ साथ अगर हम अगली विशेषता देखें 4 नंबर, तो चौथी इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है भारतीय संघवाद का प्रारंभ। मैंने थोड़ी देर पहले ये कहा था 1919 के अधिनियम में भारतीय संघवाद की नींव रखी गई थी, भारतीय संघवाद की नींव रखी गई थी, जबकि 1935 के अधिनियम में भारतीय संघवाद का प्रारंभ किया गया या भारतीय संघवाद है जो उसे शुरू कर दिया गया। अर्थात इसके अंदर जो है वो 3 सूचियां तय की गई, संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची। ये जो हमारे संविधान के वर्तमान अनुसूची में क्रमांक 7 पर जो अनुसूची है उसके भी 3 विभाजन हैं। संघ सूची जिससे संबंधित विषय जो हैं वहां केंद्र सरकार शासन करती है, राज्य सूची में जो विषय होते हैं उन पर राज्य सरकार को पावर होती है, और संवर्ती पर दोनों को पावर होती है, दोनों ही कानून बना सकती है, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र का जो कानून है वो सर्वोपरि माना जाता है। अब इसके साथ साथ संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची के विषयों के अतिरिक्त कुछ विषय बच जाते हैं जिन्हें अवशिष्ट विषय बोला जाता है। मतलब ये ऐसे विषय जो ना तो संघ सूची में है, ना राज्य सूची में और ना ही संवर्ती सूची में है, तो वो अवशिष्ट विषय जो बच गए थे, यहाँ ध्यान देना, ये जो अवशिष्ट विषयों की जो शक्ति अगर आज के संदर्भ में देखें तो आज अवशिष्ट शक्तियां हैं वो हमारे संसद के पास होती है, या हम यूं कहें केंद्र के पास होती है, लेकिन उस वक्त जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो गवर्नर जनरल के पास थी। गवर्नर जनरल के पास थी। कहने का मतलब है संघ सूची जिस पर भारत सरकार काम करती थी, जो ब्रिटिश भारत की सरकार थी, राज्य सूची जिसमें प्रांतों की सरकारें काम करती थी, संवर्ती सूची जिन पर दोनों को समान अधिकार था, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जिसका झुकाव जो है वो भारत सरकार की तरफ था, जबकि अवशिष्ट शक्तियां हैं या जितनी भी जो शक्तियां इन तीनों सूचियों के अतिरिक्त बच गई, उन शक्तियों की पावर जो है वो गवर्नर जनरल के पास थी। और इसके बाद में इसकी जो 5वीं विशेषता, महत्वपूर्ण विशेषता है, उसके अंतर्गत ये था कि प्रांतीय स्वायत्तता, मतलब प्रांतों को ये पावर दी गई कि वो अपना बजट है वो स्वयं निर्माण कर सकते हैं, अपना वहां के स्थानीय शासन के संचालन के लिए नीतियां या पॉलिसी है वो स्वयं बना सकते हैं। तो प्रांतों को जिस तरीके से आज के भारत के अंदर राज्यों को विषय मिले गए हैं, राज्यों को जो पावर दी गई है कि वो अपना शासन चला सकें, वैसी ही व्यवस्था की गई। यद्यपि ये जो चीज है वो 1861 के अधिनियम में ये ऐसा प्रावधान कर दिया था, लेकिन पूर्णतः विकेंद्रीकरण नहीं किया गया था। जबकि 1935 का जो अधिनियम है उसके अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, उनको बजट बनाने का, उनका अपना खर्च करने से संबंधित जो है वो छूट दी गई। तो ये मुख्य जो विशेषताएं हैं 1935 के अधिनियम की। अब इसके बाद में अगर हम अगस्त प्रस्ताव की बात करें या वेवेल योजना की बात करें या 1947 का भारत सरकार का भारत शासन अधिनियम है, इनके बारे में हम चर्चा करें तो इनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।